नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी लर्निंग हब ऑफिशियल में। आज हम यूजीसी नेट हिंदी साहित्य के पेपर 2 के चैप्टर 1 के अंतिम और बहुत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाले हैं और हमारा आज का विषय है देवनागरी लिपि। देवनागरी केवल हिंदी लिखने की लिपि नहीं है, बल्कि भारतीय भाषा और भारतीय भाषाई परंपरा के संदर्भ में इसका बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। यूजीसी नेट की दृष्टि से भी देवनागरी लिपि से जुड़े प्रश्न कई प्रकार से पूछे जा सकते हैं, इसीलिए आज हम इस पूरे विषय को बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से समझेंगे। सबसे पहले लिपि क्या है? देवनागरी को समझने से पहले हमें यह समझना होगा कि लिपि किसे कहते हैं। सरल शब्दों में किसी भाषा को लिखित रूप से व्यक्त करने के लिए जिन लिखित चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, उनके व्यवस्थित रूप को लिपि कहते हैं। मनुष्य अपने विचारों और भावनाओं को सबसे पहले भाषा के माध्यम से व्यक्त करता है, लेकिन जब इन्हीं विचारों को लिखित रूप से सुरक्षित करना होता है, तब हमें लिपि की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए हम हिंदी बोलते हैं। हिंदी हमारी भाषा है और हिंदी को लिखने के लिए सामान्य जिस लिपि का प्रयोग किया जाता है वह है देवनागरी लिपि। इसी प्रकार अंग्रेज़ी एक भाषा है और इसे लिखने के लिए रोमन लिपि का प्रयोग किया जाता है। इसलिए याद रखिए, भाषा बोलने और व्यक्त करने का माध्यम है, जबकि लिपि भाषा को लिखित रूप देने का साधन है। यह अंदर यूजीसी नेट के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब आते हैं हमारे मुख्य विषय पर, वो है देवनागरी लिपि। देवनागरी भारत की प्रमुख लिपियों में से एक है। इसका प्रयोग हिंदी के अतिरिक्त कई अन्य भाषाओं को लिखने में किया जाता है। उदाहरण के लिए हिंदी, संस्कृत, मराठी, नेपाली और कोंकणी आदि भाषाओं के लेखन में देवनागरी का प्रयोग होता है। इससे हमें एक महत्वपूर्ण बात समझ आती है, एक ही लिपि का प्रयोग एक से अधिक भाषाओं को लिखने के लिए किया जा सकता है और इसी प्रकार एक भाषा अलग अलग लिपियों में भी लिखी जा सकती है। यही बात आगे हम भाषा और लिपि के अंदर में विस्तार से समझेंगे। अब एक महत्वपूर्ण प्रश्न, देवनागरी नाम क्यों पड़ा? देवनागरी शब्द दो शब्दों से मिलकर बना माना जाता है। देव प्लस नागरी। नागरी का संबंध नगर से जोड़ा जाता है और देवनागरी के नाम को लेकर विद्वानों के बीच अलग अलग मत मिलते हैं। इसलिए यूजीसी नेट में यदि नामकरण से संबंधित प्रश्न आए तो केवल एक लोक प्रचलित व्याख्या को अंतिम सत्य मानने के बजाय विद्वानों के मतों का ध्यान रखना चाहिए। इतिहास की दृष्टि से देवनागरी का विकास भारतीय लिपि परंपरा की दीर्घ प्रक्रिया का परिणाम है। देवनागरी का ऐतिहासिक विकास। अब थोड़ा इसके इतिहास को समझते हैं। भारतीय लिपियों के विकास की चर्चा करते समय सामान्य ब्राह्मी लिपि को अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। ब्राह्मणी लिपि से आगे विभिन्न चरणों में लिपियों का विकास हुआ। इस विकास परंपरा में ब्राह्मी, गुप्त, नागरी, देवनागरी जैसी विकास परंपरा उल्लेख किया जाता है। हालांकि लिपियों का वास्तविक विकास एक सीधी रेखा में नहीं हुआ था। अलग अलग क्षेत्रों और कालों में अनेक रूप विकसित हुए। नागरी लिपि के विकास से आगे चलकर देवनागरी का स्वरूप विकसित हुआ। मध्यकाल में नागरी के विभिन्न रूपों का प्रयोग मिलता है और धीरे धीरे देवनागरी का वर्तमान स्वरूप अधिक व्यवस्थित होता गया। इसलिए एक बात याद रखें, देवनागरी का वर्तमान स्वरूप एक लंबे ऐतिहासिक विकास का परिणाम है। ये अचानक अस्तित्व में नहीं आई हुई लिपि नहीं है। अब हम इसके सबसे महत्वपूर्ण भाग पर आते हैं, देवनागरी लिपि की विशेषताएं। देवनागरी की अनेक विशेषताएं हैं, लेकिन यूजीसी नेट की तैयारी के लिए हमें कुछ प्रमुख विशेषताओं को विशेष रूप से याद रखना चाहिए। तो विशेषता एक है शिरोरेखा। देवनागरी लिपि की सबसे आसानी से पहचानी जाने वाली विशेषता है शिरोरेखा। जब हम देवनागरी में शब्द लिखते हैं तो अक्षरों के ऊपरी भाग पर एक क्षैतिज रेखा दिखाई देती है। इसे शिरोरेखा कहा जाता है। इन शब्दों में अक्षरों को जोड़ने वाली ऊपर की रेखा दिखाई देती है। इसी कारण देवनागरी की पहचान बहुत आसानी से की जा सकती है। तो दूसरा विशेषता है बाएं से दाएं लिखी जाती है। देवनागरी लिपि की बाएं से दाएं लिखे जाता है। जैसे हिंदी भाषा बहुत सुंदर है, हम लेखन की दिशा बाएं से दाएं रखते हैं। यह बात भी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। देवनागरी की एक महत्वपूर्ण विशेषता है कि इसमें स्वरों और व्यंजनों के लिए अलग अलग वर्ण भी मिलते हैं। अब आता है हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक, देवनागरी की वैज्ञानिकता।
देवनागरी को वैज्ञानिक लिपि कहे जाने का सबसे महत्वपूर्ण आधार इसकी वर्णमाला की व्यवस्थित संरचना है। देवनागरी के व्यंजन मनमाने ढंग से नहीं रखे गए हैं। उनका क्रम मुख्यतः उच्चारण स्थान और उच्चारण प्रयत्न के आधार पर व्यवस्थित किया गया है। यही इसकी वैज्ञानिकता का सबसे बड़ा प्रमाण माना जाता है। अब इस अध्याय के एक अत्यंत महत्वपूर्ण हिस्सा है भाषा और लिपि में अंतर। अक्सर विद्यार्थी भाषा और लिपि को एक ही समझ लेते हैं, लेकिन दोनों अलग अलग है। भाषा क्या है? भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार, भाव, अनुभव और ज्ञान को व्यक्त करता है। भाषा का संबंध मुख्यतः ध्वनि और संप्रेषण से है। उदाहरण है हिंदी, अंग्रेजी, तमिल, मराठी, मलयालम आदि भाषाएं। लिपि क्या है? लिपि वह व्यवस्था है जिसके द्वारा भाषा की ध्वनियों या भाषिक अभिव्यक्ति को लिखित रूप दिया जाता है। उदाहरण के लिए देवनागरी, रोमन, गुरमुखी, बंगला, तमिल आदि लिपियां हैं। इसलिए एक आसान सूत्र याद रखिए, भाषा इज इक्वल टू अभिव्यक्ति का माध्यम, लिपि इज इक्वल टू लिखित अभिव्यक्ति का साधन। एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, एक भाषा को अलग अलग लिपियों में लिखा जा सकता है। इतिहास में हिंदी को विभिन्न लिपियों में लिखे जाने के उदाहरण मिलते हैं। इसी प्रकार वर्तमान में भी भाषाओं और लिपियों का संबंध हमेशा एक से एक नहीं होता। इसलिए भाषा और लिपि का संबंध स्थायी और अनिवार्य रूप से एक एक का नहीं है। इसके विपरीत एक लिपि और अनेक भाषाएं, एक ही लिपि में अनेक भाषाएं लिखी जा सकती है। देवनागरी इसका बहुत अच्छा उदाहरण है। देवनागरी में हिंदी, मराठी, नेपाली, संस्कृत आदि भाषा लिखी जाती है। इसलिए यह परीक्षा में याद रखने वाला महत्वपूर्ण तथ्य है। एक भाषा यानी एक से अधिक लिपियां हो सकती है और एक लिपि एक से अधिक भाषाओं के लिए प्रयुक्त हो सकती है। तो दोस्तों, इसके साथ ही यूजीसी नेट हिंदी पेपर 2 के चैप्टर 1 का हमारा यह अंतिम विषय भी पूरा हो गया है। अगर आपने चैप्टर 1 के सभी पार्ट्स मेरे साथ पूरे किए हैं तो आप सच में एक महत्वपूर्ण चरण पूरा कर चुके हैं। अब आगे हम धीरे धीरे अगले अध्यायों की ओर बढ़ेंगे और कोशिश रहेगी कि हर विषय को सरल भाषा में कॉन्सेप्ट के साथ और यूजीसी नेट के एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से समझाया जाए। अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे यूजीसी नेट हिंदी लिटरेचर से जुड़े महत्वपूर्ण टॉपिक्स के लिए जुड़े रहिए हिंदी लर्निंग हब ऑफिशियल के साथ। और हाँ, वीडियो देखने के बाद खुद से एक बार ज़रूर पूछिए, देवनागरी को वैज्ञानिक लिपि क्यों कहा जाता है? अगर आप इसका उत्तर अपने शब्दों में दे पाए रहे तो समझिए कि आज का टॉपिक आपने अच्छी तरह समझ लिया है। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहिए।